हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इकोनॉमिक्स एंड लॉ। मेरा नाम प्रियंका वशिष्ठ है। आज हम बात करेंगे टैक्समैन के स्कैनर की। जैसे कि हम स्कैनर कर रहे थे, तो आज हम फिर से एक स्कैनर का क्वेश्चन लेके आए हैं। अभी हमारा इसमें जो आपके स्कैनर से है चैप्टर 1 ही चल रहा है। ठीक है, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग हम कर रहे हैं। ठीक है, इसका हम 7th क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, 7th और 8th क्वेश्चन देखिए, मैं आपको इसका दोनों का बताऊंगी और इसमें बताऊंगी कि इसमें क्या करना है और दोनों क्वेश्चन कैसे सेम है। इनका आंसर दोनों का ही जो है वो सेम होगा। क्यों सेम होगा? देखिए, ये 7वां क्वेश्चन जो है, जो इसमें दे रखा है, ये दिसंबर 2016 में आया है। ओल्ड सिलेबस के हिसाब से 5 नंबर का क्वेश्चन आया है दिसंबर 2016 में। और जो दूसरा क्वेश्चन में जिसमें आंसर सेम है, दिसंबर 2017 में आया, यानी कि 16 में आया, उसके बाद 17 में आया है, दिसंबर में, दिसंबर 16 में आया, फिर दिसंबर 17 में आया। ओल्ड सिलेबस के हिसाब से 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है और दोनों का आंसर क्या है? सेम है। देखिए, मैं बताती हूँ क्या लिखा है। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग एम्स एट different things and different times for different companies, but the single common objectives in every restructuring exercise is to eliminate the disadvantages and combine the advantages. ठीक है, comment on the statement highlighting various need of undertaking corporate restructuring. देखो, ये वाली जो लाइन है जो क्वेश्चन में लिखी है, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग एम एट डिफरेंट थिंग्स at different times for different companies, but the single common objectives in every restructuring exercise to eliminate the disadvantages and combine the advantages. ये लाइन आपकी मॉड्यूल की है। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, सारा का सारा क्वेश्चन ICSI में, CS में सिर्फ और सिर्फ मॉड्यूल से आता है। ठीक है, मेरे सामने मॉड्यूल भी खुला हुआ है। ठीक है, मॉड्यूल में एज इट इज़ एक ब्लैक कलर की आउटलाइन में ये चीज़ लिखी हुई है, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग डॉट 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 एन एग्जाम्पल करके। ठीक है, तो यही लाइन वहाँ पर लिखी है। और जब आपकी ये नीड है, ये बता रहे हैं, ये इसमें इतनी सारी इन्होंने राम कहानी दी है। देखिए, पेपर जो आता है ना CS का, उसमें कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं, क्वेश्चन जो बनाते हैं, देखिए आपको आंसर तो याद होनी चाहिए बेसिकली। और दूसरा मेन जो आपका टॉपिक है, जो आपको पहले से पेपर देने से पहले पता होना चाहिए कि टाइम बहुत कम है। ठीक है, और पेपर को अटेम्प्ट करने का आपका तरीका क्या है। क्वेश्चंस इतने लंबे लंबे बनाते हैं कि छोटी सी चीज़ पूछते हैं और उसके लिए 5-6 लाइनों का क्वेश्चन लिख देंगे आप। आधा तो यही मतलब क्वेश्चन पढ़ने में ही आपका काफ़ी टाइम चला जाएगा यदि आपने प्रैक्टिस नहीं करी है। तो कि आपको आंसर देना क्या है, इसमें नीड पूछ रहे हैं। सिंपल ये पूछ रहे हैं कि कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग की नीड क्या है, क्यों कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग इस्तेमाल होता है कंपनीज़ में। ठीक है, ये आपसे इतना सब कहानी कह के, और ये जो लाइन में 2016 में जो दिसंबर 16 में आई है, ये एज इट इज़ मॉड्यूल में लिखी हुई है जहाँ पर नीड बताई हुई है। तो ये भी आपको कंफर्मेशन हो जाती है कि ये नीड पूछ रहा है। यदि आपने मॉड्यूल से पढ़ा है, चाहे कभी भी आपने एक बार भी पढ़ा हो, तो ये लाइन ऐसी आपको याद रह जाएगी और आप ये नीड आपको पता लग जाएगा कि भैया इसमें नीड लिखनी है। ये शुरू की 2 लाइनें पढ़ते ही आपको अंदाज़ा लग जाएगा यदि आपने मॉड्यूल से तैयारी करी है तो। ये बिल्कुल गलत बात है कि मॉड्यूल की जो लैंग्वेज है वो बहुत ख़राब है, बहुत डिफ़िकल्ट है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मॉड्यूल की लैंग्वेज बहुत इजी और आसान है और पेपर उसी में से आता है, इसलिए वो और आसान हो जाती है। ठीक है, तो इसमें हमसे नीड पूछ रहे हैं। ये आया दिसंबर 2016 में। ठीक है, नीड हम अभी करेंगे, पहले हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जो 2017 में आया दिसंबर के। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग एम एट सिग्निफिकेंट चेंजेस इन ए कंपनी, business model, management team or financial structure to address challenges and increase shareholders value. Elaborate the statement with the relevance to business strategies. यहाँ पर कहीं पर भी कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग शुरू में लिख के कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि आप नीड बताइए कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, पर इसका मतलब क्या है, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का एम कैसे कंपनी के मॉडल को बढ़ाना, कंपनी की मैनेजमेंट को देखना, कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को देखना और कंपनी के चैलेंजेस को पूरा करके शेयर होल्डर्स की वैल्यू को इंक्रीज़ करना। ये सब, इन सब बातों का क्या मतलब है कि ये आपसे नीड पूछ रहा है कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग की क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चन में हमने 2 क्वेश्चन आज टैक्समैन के स्कैनर के, टैक्समैन क्रैकर्स है, ये बिल्कुल लेटेस्ट वाला है मेरे पास, आप देख लेना। मैंने इसके मॉड्यूल भी बनाया हुआ है, ये बिल्कुल लेटेस्ट है। ये दिसंबर 2022 और जून 2023 के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, आप देख लेना। इसमें थोड़ा सा उल्टा दिख रहा है क्योंकि मैं वीडियो में ऐसे दिखा रही हूँ। ठीक है,
पर आप देख लेना इसका आंसर करते हैं। अब हम बेसिकली हमको क्या करनी है, नीड करनी है, और हमने ये भी समझना है इस वीडियो से कि भैया कैसे मॉड्यूल से ही मॉड्यूल के क्वेश्चन को ही इधर उधर घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, आंसर आपको उसके अकॉर्डिंग ही देना है। तो आप मॉड्यूल से पढ़िए, ठीक है। मैं मॉड्यूल से कराती हूँ, आप मॉड्यूल से पढ़िए। मैं इसलिए मॉड्यूल से कराती हूँ, देखो मैं जब खुद पढ़ती थी तब भी मॉड्यूल से करती थी, अब मैं जब खुद पढ़ा रही हूँ तो भी मैं मॉड्यूल से पढ़ा रही हूँ, ठीक है। 7-8 क्वेश्चन जो दिसंबर 16 में और दिसंबर 17 में आए ओल्ड सिलेबस के हिसाब से, वो मैंने क्वेश्चन आपको पढ़ के बता दिए। अब हम करेंगे इसकी नीट में, इन दोनों का आंसर एक ही है, नीट पूछ रहा है आपसे बेसिकली। तो हम अब आंसर देते समय आपको ये समझदारी दिखानी है कि आप देखना टैक्समैन का स्कैनर यदि आपके पास है तो स्कैनर में शुरू में 2-3 पॉइंट क्वेश्चंस को लेके पॉइंट 1-2 बनाए हुए हैं, उसके बाद आपको नीड बतानी है। डायरेक्ट नीड नहीं लिखनी कि नीड ऑफ द कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, ऐसे क्वेश्चन नहीं देना होता। क्वेश्चन हमेशा आंसर हमेशा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया जाता है। तो आपसे जिस लैंग्वेज में, जिस लहजे में क्वेश्चन पूछा गया आप उस लहजे में आंसर देंगे। पहले आप क्वेश्चन को लेके चलेंगे, क्वेश्चन की मतलब क्वेश्चन के बारे में जो डायरेक्टली पूछा है वो बताएंगे, उसके बाद आप नीड लिखेंगे उसकी, ठीक है। दोनों ही क्वेश्चनों में ऐसे करना है। हम नीड करते हैं, आपके मॉड्यूल में लिखा है, देखिए मैं मॉड्यूल का पढ़ के बताती हूँ मॉड्यूल में क्या लिखा है। मॉड्यूल में सबसे पहले कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग ... एन एग्जाम्पल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है। यदि आप आंसर में ये एग्जाम्पल भी लिख के आएंगे तो भी आपके लिए बहुत रहेगा। AB, ठीक है। तो आपका क्या एग्जाम्पल लिखा हुआ है, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग ... एन एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, ABC लिमिटेड हैज सरप्लस फंड बट इट इज़ नॉट एबल टू कंसीडर एनी वायबल प्रोजेक्ट। यानी कि जो ABC कंपनी है वो फंड तो रखती है पर उसके पास कोई स्कीम नहीं है उसे इन्वेस्ट करने के लिए, कोई प्लान नहीं है उसके पास उसे इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। वेयर एज XYZ एक लिमिटेड है, हैज़ आइडेंटिफाइड वायबल प्रोजेक्ट बट हैज़ नो मनी टू फंड द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। यानी कि उसके पास प्रोजेक्ट है, उसके पास एक स्कीम है, उसके पास एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिससे पैसा बनाया जा सकता है, कोई स्कीम है पर उसके पास पैसा नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, द मर्जर ऑफ ABC लिमिटेड एंड XYZ लिमिटेड इज ए म्यूचुअल बेनिफिशियल ओपिनियन एंड वुड रिजल्ट इन पॉजिटिव सिनर्जीज ऑफ बोथ द कंपनीज। यानी कि आप एक के पास पैसा है, स्कीम नहीं है, दूसरे के पास स्कीम है, उसके पास पैसा नहीं है, तो यदि वो दोनों आपस में मर्जर कर लें, प्लान कर लें, आपस में समझौता कर लें, आपस में सिनर्जी बिठा लें, तो इससे क्या होगा, ये दोनों ही कंपनीज़ के लिए एक बेनिफिट प्रोजेक्ट रहेगा और दोनों ही कंपनीज़ को इससे बेनिफिट होगा इस मर्जर से। तो इसका एग्जांपल आपका ये दिया हुआ है, तो एज इट इज़ उठा के आप एग्जांपल आंसर में दे सकते हो। उसके बाद बताया हुआ है, देखो उसके बाद लाइन लिखी है, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग एम एट डिफरेंट थिंग्स एट डिफरेंट टाइम्स फॉर डिफरेंट कंपनीज एंड द सिंगल कॉमन ऑब्जेक्टिव्स इन एवरी रिस्ट्रक्चरिंग एक्सरसाइज इज टू एलिमिनेट द डिसएडवांटेजेस एंड कंबाइन द एडवांटेजेस। सेम यही लाइन लिखी है मॉड्यूल में भी, जो आपके क्वेश्चन में 2016 के क्वेश्चन में एज इट इज़ उतारी हुई है, ठीक है। ये इसमें नीड पूछा, उसके बाद क्या लिखा है, द वेरियस नीड्स ऑफ फॉर अंडरटेकिंग ए कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग एक्सरसाइज आर एज फॉलोज। यानी कि नीड बतानी है बेसिकली भैया आपको, ठीक है। तो नीड क्या है, टू फोकस। अब ये आपका 6 पॉइंट में डिस्कस करी हुई है आपकी कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग की नीड की। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनीज क्यों अपनाती हैं, क्यों उठाया जाता है, टू फोकस ऑन कोर स्ट्रेंथ ऑपरेशनल सिनर्जीज। सिनर्जीज मतलब होता है आपस में तालमेल करना, यानी कि कोई काम, किसी काम को पॉजिटिवली करने के लिए आपस में तालमेल बैठाना कि भैया मेरे पास ये नहीं है तो मुझे ये दे देना, आपके पास वो नहीं है मैं आपको ये दे दूंगा, तो आपस में तालमेल बैठा के दोनों का प्रॉफिट हो बाद में, ठीक है। ऑपरेशनल सिनर्जीज यानी कि जब आप किसी चीज़ को अचीव करने के लिए कुछ स्ट्रैटेजी अपनाते हो, कुछ स्कीम बनाते हो, उसमें यदि आपके पास कुछ चीज़ नहीं है, जैसे हमने ऊपर एग्जांपल में पढ़ा, एक के पास स्कीम थी, फंड नहीं था, दूसरे के पास फंड था, स्कीम नहीं थी, तो दोनों ने आपस में मर्जर कर लिया और दोनों का क्या हो गया, बेनिफिट हो गया, और स्कीम का जो भी प्रॉफिट है वो आधा आधा बांट लिया होगा, जिस भी हिसाब से बांटा होगा। तो ये क्या होता है, आपस में स्ट्रैटेजिक ऑपरेशनल सिनर्जी होती है, इसको आप ऑपरेशनल सिनर्जी बोलोगे, ठीक है। कोर स्ट्रेंथ ऑपरेशनल सिनर्जीज एंड एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ मैनेजरियल कैपेबिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी कि एफिशिएंट यानी कि किसी चीज़ का सही तरीके से इस्तेमाल करना, सही जगह पर सही चीज़ का इस्तेमाल करना, किसी भी चीज़ का, किसी भी एम्प्लॉय का, किसी भी रिसोर्स का, किसी भी रॉ मटेरियल का, किसी भी मैनेजमेंट टीम का सही तरीके से सही जगह पर इस्तेमाल करना, एफिशिएंट तरीके से चीज़ों को इस्तेमाल करना और उसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाना।
ठीक है, ये लिखा हुआ है आपके, ये आपका फोकस होना चाहिए। किसके लिए? कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग को अपनाने के लिए। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग क्यों अपनाई जाती है? जिससे आप ऑपरेशनल सिनर्जी कर सको, कोर स्ट्रेंथ आ सके, यानी कि आपका मेन उद्देश्य जो है वो पूरा हो सके और एफिशिएंसी एलोकेशन हो सके, यानी कि आप बेहतर तरीके से हर चीज़ का इस्तेमाल कर सको। ठीक है, उसके बाद है कंसोलिडेट एंड इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल बाय एक्सपेंशन एंड डाइवर्जन टू एक्सप्लॉइट एक्सटेंडेड डोमेस्टिक एंड ग्लोबल मार्केट। यानी कि इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल क्या होता है? इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल होता है, सिंपल से 3 पॉइंट हैं। आप अपने जो आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, आपकी कोई प्रोडक्शन यूनिट है, उसमें आप उस प्रोडक्शन यूनिट में कॉस्ट को कम से कम करें, अपने रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें, तो क्या होगा? तीसरा रिजल्ट निकल के आएगा, प्रॉफिट ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, आप अपनी इकोनॉमी को बहुत बेहतर तरीके से चला पाएंगे। इकोनॉमिक ऑफ स्केल और किसको? डोमेस्टिक में और ग्लोबल मार्केट में अपनी चीज़ों को बैठाना, हर तरीके से बेनिफिट उठा के अपनी चीज़ों का सही तरीके से इस्तेमाल करना, सॉरी, कॉस्ट कम हो, रिसोर्सेज का बेहतर यूज़ हो। बेसिकली कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग क्यों अपनाते हैं? नीड क्या है कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग? कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, ये टेक्निकल वर्ड हो गया थोड़ा सा, बेसिक मैं आपको बता रही हूँ इसके पीछे क्या है। मतलब आप अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कॉस्ट को कम करें और अपने रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें, तो आपका ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा प्रॉफिट। भैया पैसा चाहिए सबको, तो मेन उद्देश्य क्या है? पैसा कमाना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट उठाना। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का क्या मतलब है? आप अपने बेहतर तरीके से अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सको। डायरेक्ट लिख दो यार, पॉइंट नहीं समझ में आ रहा था, पर बार रिवाइज करोगे, वीडियो देखोगे, रिवाइज करोगे, तो आपको अपने आप ध्यान आ जाएगा। यार पेपर में अपने आप हाथ चलते हैं। जब आप किसी चीज़ का अभ्यास होता है, किसी चीज़ की प्रैक्टिस होती है, तो अपने आप दिमाग काम करता है कि इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल क्या है? अपने कॉस्ट को कम करना, अपने रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना, पूरे तरीके से इस्तेमाल करना, जिससे क्या होगा? प्रॉफिट इंक्रीज होगा। ठीक है, रिवाइवल एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ ए सिक यूनिट बाय एडजस्टिंग लॉसेस ऑफ ए सिक यूनिट विद प्रॉफिट ऑफ ए हेल्दी कंपनी। यानी कि किसी सिक कंपनी को के लॉस को मेंटेन करना या लॉस को आगे कैरी फॉरवर्ड करना या ख़त्म करना किसी हेल्दी कंपनी के साथ, उसका मर्जर अमलगमेशन करके। ठीक है, एक्वायरिंग कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल एंड एक्सेस टू साइंटिफिक रिसर्च एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। यानी कि रॉ मटेरियल बेहतर तरीके से आता रहे, कांस्टेंट तरीके से आता रहे। ऐसा ना हो कि आप प्रोडक्शन यूनिट में आपने एम्प्लॉय को भी पैसा दे दिया, आपकी मशीनरी पे भी पैसा जा रहा है और आपके पास रॉ मटेरियल लेनी है प्रोडक्शन के लिए। रॉ मटेरियल का ठीक तरीके से आपके पास आता रहे, उसका रिसोर्सेज का इस्तेमाल होता रहे, बेसिकली यही है। ठीक है, और साइंटिफिक तरीके से रिसर्च करके आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसकी प्रोडक्शन करें, जिससे आपका बेहतर तरीके से हर चीज़ इस्तेमाल हो और आपकी कॉस्ट कम से कम हो। ठीक है, कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग बाय अप्रोप्रिएट मिक्स ऑफ लोन एंड इक्विटी फंड टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग एंड इम्प्रूव रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो यार, किसी भी कंपनी में लोन कम से कम होना चाहिए, लोन और इक्विटी के बीच में बैलेंस होना चाहिए। ये उसी बात को कह रहे हैं कि लोन हिसाब से होना चाहिए, ऐसा हो नहीं सकता कि लोन ना हो। लोन हो पर वो हिसाब से हो, और इक्विटी फंड और उसके लोन के बीच में जो रेशो है वो ठीक हो, जिससे क्या होगा? आपकी जो कॉस्ट है वो कम से कम हो, जिससे यदि किसी चीज़ पे लोन ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन यूनिट है, आप सब चीज़ें लोन पे उठा रखे हैं, तो ऑटोमेटिक उसकी कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है। बेसिकली वो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, यानी कि अपनी कॉस्ट को कम करना है हर तरीके से। ठीक है, तो आप अपने पास पैसा रखें जिससे आपका पैसा यूज़ हो, आपको इंटरेस्ट ना देना पड़े, जिससे आपके ऊपर उसकी कॉस्ट ना बढ़े, क्योंकि वो कॉस्ट इंटरेस्ट भी जो लगेगी वो कॉस्ट में काउंट होगी। इसलिए कॉस्ट को कम करना है, सर्विसिंग को कम करना है। ठीक है, और अपने उसको रिटर्न को बढ़ाना है, कॉस्ट को कम करना है। और लोन और इक्विटी, जो आपके पास अपना पैसा है और लोन के बीच में जो आपने उधार ले रखा है किसी से पैसा, उसके बीच में एक सामंजस्य बैठा के रखना है। इम्प्रूव कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस टू ब्रिंग इट एट पार विद द कंपटीटर बाय अडॉप्टिंग द रेडिकल चेंजेस एंड ब्रॉट बाय द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यानी कि अपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इतना हिसाब से रखना है, कंपटीशन बीट करना है, और कंपटीशन को बीट करते हुए आपको सिनर्जी बिठा के, तालमेल करके अपने कंपटीटर के
मतलब कंपटीशन सबके लिए अच्छा बताया है। कंपटीशन के हिसाब से आपको सब चीज़ लेके चलनी है और कंपटीशन को बीट करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी टेक्नोलॉजी सेट करनी है, उसके हिसाब से आपको अपना काम करना है, अपनी परफॉर्मेंस अपनी कंपटीटर के हिसाब से आपको इम्प्रूव करनी है टाइम टू टाइम। ऐसा नहीं है कि अब आपका कंपटीटर तो पता नहीं कहाँ पहुँच रहा है बिज़नेस में, कहाँ पर क्या क्या कर रहा है, और आप अभी वही पुरानी मैनेजमेंट, पुराना ढर्रा, पुरानी स्ट्रैटेजी लेके बैठे हुए हैं, पुराना फाइनेंशियल स्ट्रक्चर लेके बैठे हुए हैं। तो ऐसा नहीं चलेगा, आपको कंपटीशन के साथ बराबर चलना पड़ेगा, उससे आगे चलना पड़ेगा। यदि आपको प्रॉफिट इंक्रीज़ करना है तो उसके लिए आपको कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग अपनानी पड़ेगी, क्योंकि कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में आपका जो स्ट्रैटेजी है वो भी चेंज होती है, मैनेजमेंट भी चेंज होती है, एक मॉडिफाइड रूप मिलता है आपकी कंपनी को, वो सब कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में आता है। अमलगमेशन, मर्जर, ये शब्द इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं और कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में आते हैं? क्योंकि हमने पहले एग्जाम्पल पढ़ा, और यदि आप किसी के साथ, आप अपनी खुद की इतनी बड़ी शक्ति नहीं हो सकते, कोई भी नहीं हो सकता कि खुद से सारा काम कर ले, आपको सिनर्जी, आपको दूसरे की हेल्प लेनी पड़ेगी, और हेल्प ही अमलगमेशन, मर्जर, इन सब के रूप में आप ले सकते हैं। जो शब्द हैं इन्हीं सब से आप तालमेल करके हर चीज़ एग्रीमेंट पे लेके, ऐसा थोड़ी है कि भैया 1 किलो राशन दे देना, मैं शाम को दे दूंगा, 1 कटोरी दूध दे देना, 1 कटोरी चावल दे देना, मैं शाम को रिटर्न कर दूंगा। ऐसा नहीं चलता है। जब आप कंपनी को लेकर चल रहे हो और कंपनी में आप किसी की हेल्प लेते हो या किसी से मदद लेते हो, तो सब कॉन्ट्रैक्ट पे चलता है, सब कागज़ पे चलता है, आपका एग्रीमेंट होता है। अमलगमेशन, मर्जर होता है, आप जिस हिसाब से उनसे चीज़ ले रहे हो उस हिसाब से आपको रिटर्न करनी होती है पैसे के रूप में, या उसी हिसाब से आपको हेल्प करनी होती है दूसरे की, ठीक है। इसलिए कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है। अमलगमेशन, मर्जर और इन टेक्निकल चीज़ों को इस्तेमाल करे बिना आप कंपटीशन को बीट नहीं कर सकते, इसलिए आपको कंपटीशन के हिसाब से चलना पड़ेगा। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग अपनी कंपनी में बैठानी पड़ेगी, मैनेजमेंट को कंपटीशन के हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। यदि कुछ भी आपको समझ में ना आया हो तो आप मुझसे पूछ लेना। ये दोनों क्वेश्चन मैंने करवाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा भी आ सकते हैं, और यदि आप मॉड्यूल से करोगे तो बहुत ईजी है, और बिल्कुल मैंने सिंपल लैंग्वेज में समझाया, मैंने कोई टेक्निकल शब्द नहीं इस्तेमाल करा, और मैंने आपको इस बात के बारे में भी बताया कि कैसे क्वेश्चन घुमाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना, क्वेश्चंस को समझना, तभी आप आंसर लिख पाओगे, क्योंकि आंसर बेसिकली जब से हम पढ़ रहे हैं, हम एक ही चीज़ पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, वही शब्द बार बार घूम के आते हैं। जब आप एक बार मॉड्यूल से पढ़ना शुरू करोगे तो वही शब्द रिपीट होंगे, और आपको उनकी आदत पड़ जाएगी बार बार पढ़ने की, और आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि ये शब्द मॉड्यूल में कौन से पेज से, कौन से चैप्टर से, कहाँ से उठाया गया है। ये एज इट इज़, ये लाइन यदि कहीं पर किसी ने मॉड्यूल से ये पढ़ा होगा और ये क्वेश्चन उसके टाइम में आया होगा, तो उसे पता होगा पहले से ही कि भैया मुझे इसमें नीट लिखनी है, उतना ही उसका टाइम बचा होगा, और फटाफट नीट लिख के छुट्टी, ठीक है। 5 नंबर अपने पॉकेट में डाले और चलते बने। तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करके पूछ लेना, कुछ आया हो समझ में तो कमेंट करके बता देना, और यहाँ तक वीडियो देख लियो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना यार चैनल को, ठीक है। चलो बाय।